हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम नेम्स। इस पोएम के ऑथर हैं डेरेक वॉलकॉट। इस पोएम के दो सेक्शंस हैं और ये पोएम काफी लेंदी है, तो इसीलिए इस वीडियो को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम इस पोएम का जो सेक्शन 1 है उसे डिस्कस करेंगे। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ काफी लेंदी है ना। सेकंड वीडियो में फिर हम सेकंड जो दूसरा इसका सेक्शन होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीका कि मैं काफी डिटेल में चीजें आपको पढ़ाता हूँ, तो बहुत स्लोली स्लोली आपको एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, ये जो पोएट है इनका पूरा नाम है सर डेरेक एल्टन वॉलकॉट। ये इनका कंप्लीट नेम है। इनका बर्थ हुआ 23 जनवरी 1930 में और इनकी डेथ होती है 17 मार्च 2017 में। कहाँ के रहने वाले थे? सेंट लूसिया नाम की जगह है, वहां के ये रहने वाले थे। ये जो पोएम है नेम्स, ये पोएम किस बुक में पब्लिश हुई थी? तो बुक का नाम था सी ग्रेव्स। 1976 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इसी बुक में कई सारी पोएम्स थी, उनमें से एक पोएम थी जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नेम्स। लाइन बाय लाइन हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा थीम बता देता हूं। सो थीम क्या है? ही ट्राइज टू नरेट द हिस्ट्री ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स। तो इस पोइट्री में वो हमें हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं। किसकी हिस्ट्री? कैरिबियन आइलैंड्स की। कैरिबियन आइलैंड्स हैं उनकी हिस्ट्री। और हिस्ट्री को वो दो व्यू पॉइंट से हमें नरेट करके बताएंगे। पहला व्यू पॉइंट है कॉलोनाइज्ड का। कॉलोनाइज्ड वो होते हैं जिन्हें गुलाम बना के रखा जाता है। जैसे इंडिया क्या था? कॉलोनाइज्ड था। किसका कॉलोनाइज्ड था? ब्रिटेन का, है ना। ब्रिटेन ने हमें गुलाम बना के रखा था, तो इंडिया कॉलोनाइज्ड था और ब्रिटेन क्या था? इन दिस केस कॉलोनाइजर। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं वहां के जो नेटिव पीपल है, लोग हैं, कॉलोनाइज्ड हैं, जो यानी कि उनके व्यू पॉइंट से भी वो कैरिबियन आइलैंड्स की हिस्ट्री हमें बताएंगे। और दूसरा व्यू पॉइंट है कॉलोनाइजर्स का, जिन्होंने गुलाम बना के रखा था, उनके व्यू पॉइंट से भी कैरिबियन आइलैंड्स की हिस्ट्री वो हमें समझाएंगे। इस पोएम में वो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके वो जो कॉलोनाइज्ड हैं, जो गुलाम पीपल है, स्लेव्स हैं, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके कल्चर को। तो लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है इस कॉलोनाइजर फिनोमेना में, उसके बारे में वो हमें बताते हैं। सेकंड थिंग है ऑपरेशन ऑफ नेटिव या ब्लैक पीपल। वहां पे आपको पता है ब्लैक पीपल रहते हैं। नेटिव होता है स्थानीय लोग, जो वहां के रहने वाले हैं। इंडिया में स्थानीय लोग हम हैं, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, कॉलोनाइजर्स आए, तो नेटिव हम हो गए, है ना। तो नेटिव लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनका जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब है उत्पीड़न। उनका जो उत्पीड़न होता है, उनके साथ गलत चीजें जो कॉलोनाइजर करते हैं, उनके बारे में भी इस पोएम से हमें पता चलता है। फिर रिलेशन बिटवीन कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनाइजर। जो कॉलोनाइज्ड पीपल है, यानी कि जो गुलाम है, स्लेव है, वो, और कॉलोनाइजर जिसने गुलाम बनाया है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वो भी हमें समझ आता है। एक वर्ड आया बीच में, कैरिबियन आइलैंड्स। तो कैरिबियन आइलैंड्स क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो इन्हें कैरिबियन पोइट कहा जाता है क्योंकि ये कैरिबियन आइलैंड्स में रहने वाले हैं, तो इन्हें कैरिबियन पोइट कहा गया। जैसे इंडिया में कोई रहने वाला पोइट होगा तो उसे इंडियन पोइट कहा जाएगा, वैसे ही ये है। कैरिबियन इन्हें नाम कैसे मिला? तो एक कैरिबियन सी है, वहां पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन्हें कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है, कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है। तो वेस्ट इंडीज अगला नाम है, वेस्ट इंडीज। तो इन सभी, ये आप कह लो एक पूरा कैरिबियन सी है, वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स को क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज। इंडीज आपको पता है, इसीलिए ये इंडिया से ही नाम आया है। इंडीज नाम आपको पता है कि जो भी सेलर्स थे, जो भी खोज के लिए निकले थे, डिस्कवरी के लिए निकले थे, आपने बताना है कि वो कौन इंसान है, किसकी बात कर रहा हूँ, नाम लिख के बताइएगा। तो वो इंडिया को ढूंढने के लिए निकले थे, इंडिया के लिए एक सी रूट ढूंढ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे पहुंच गए, है ना, कैरिबियन सी में पहुंच गए। और इसी रीजन को उन्हें देखे, उन्हें उन्हें लगा कि ये इंडिया है, इसीलिए इसे फिर इंडीज कहा गया, वेस्ट इंडीज कहा गया। तो इंडिया इंडिया की वजह से इसका नाम वेस्ट इंडीज है। तो यहाँ पे 13 आइलैंड्स हैं। आपने क्रिकेट में टीम भी देखी होगी, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज एक सब रीजन है।
इस पार्ट का, इस कैरिबियन सी का जो सारे छोटे छोटे देश आइलैंड्स वाले, उन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है, क्योंकि इस रीजन को, इस क्षेत्र को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। सो ये आप सामने देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसे यूएस कहते हैं, ये देखो मैक्सिको है, ये सारे यहाँ पे ब्राजील भी होगा ना, ये सारे देश हैं। ये जो इलाका है ये कैरिबियन सी है, ये कैरिबियन सी है, इसी में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है। अभी स्टार्ट करते हैं। पोएम के दो सेक्शन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट सेक्शन पढ़ना अभी हम स्टार्ट करेंगे। लाइन बाय लाइन हम वर्ड बाय वर्ड इसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखना। माई रेस बिगैन एज द सी बिगैन with no nouns and no horizon, okay, with pebbles under my tongue, with a different fix on the stars। इसे अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले वो हमें बता रहे हैं माई रेस बिगैन एज दी सी बिगैन। यहाँ पे वो हमें ओरिजिन ऑफ द ब्लैक रेस या कैरिबियन पीपल के बारे में बता रहे हैं। माई रेस का मतलब होता है नस्ल, आपकी नस्ल है ना, ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल, एशियन, अफ्रीकन पीपल कह लीजिए आप, आर्यन पीपल, द्राविडियन पीपल, ऐसे नस्ल है जो रेस है। ये कह रहे जो हमारी नस्ल है वो कैसे शुरू हुई, कैसे उसका ओरिजिन हुआ। विद द एडवेंट ऑफ द सी माई रेस बिगिंस। वो कहते हैं कि जैसे ही जहां से समंदर शुरू होता है, सी शुरू होता है, जैसे वहां से मेरी रेस शुरू हुई। अभी सी समंदर कहां से कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता, तो वैसे ही ये कहते हैं हमारी रेस कब कहां से शुरू हुई हमें नहीं पता। हर एक लाइन के ना कई सारे मीनिंग्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक मीनिंग आपको बताने की। दूसरा इसका मीनिंग ये है, इसे मिलता जुलता है, एट फर्स्ट दे वर लाइक सी। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में, दूसरा इसी लाइन का दूसरा मीनिंग है कि शुरुआत में जो हमारी नस्ल है, रेस है, वो एक समंदर की तरह थी। समंदर की तरह क्यों? अनडिफाइंड, जैसे जो सी है उसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, वैसे ही हमारी रेस भी अनडिफाइंड है। एंड लुकिंग डाउन एट सी फ्लोर एंड अप टू दी हेवंस। और आप कह लो कि वो ऐसी रेस है जो कि डाउन भी देख रही है, हेवंस की तरफ भी देख रही है, यानी कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा भी हो। डाउन यानी कि उन्होंने बुरी चीजें भी देखी है। रेदर देन अक्रॉस द लैंड टू अदर प्लेसेस एंड पीपल। वो कह रहे हैं कि जैसे सी है, मतलब वो क्रॉस करके दूसरी जगह नहीं चला जाता, कि लैंड को क्रॉस करके, वैसे ही हमारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं अभी। ओके, नो आगे है, विद नो नाउन्स एंड विद नो होराइजन। यानी कि इसका मतलब क्या है, नो नाउन नो नेम फॉर हिज आइडेंटिटी, यानी कि हमारे लोगों की आइडेंटिटी के लिए कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। ओके, नाम नहीं है, बस क्या है, आइडेंटिटी ऑफ कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, और ये भी लॉस्ट हो चुकी है। वो कह रहे हैं हमारे लिए कोई नाम नहीं है, हमें बस कॉलोनाइजर कहा जाता है, क्योंकि हमें गुलाम बना के रखा। तो सारे लोग क्या कहते हैं, हम गुलाम हैं, तो ये कोई नाम थोड़ी ना हुआ, है ना। और वो कह रहे हैं कि ये अभी जो हमें जिसने गुलाम बना के रखा, हमें जिसने गुलाम बना के रखा, जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, जिन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, तो उनकी आइडेंटिटी भी लॉस्ट हो चुकी है, हमारी भी लॉस्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जिसने हमें गुलाम बनाया है वो भी अपना देश छोड़ के यहाँ आ गया है हमें गुलाम बनाने, और हम भी पता नहीं कौन से देश से यहाँ पे लाए गए हैं, हमारी भी आइडेंटिटी खो चुकी है। इट इज अननोन when C formed, so formation of race is unknown। वो कह रहे हैं जब C फॉर्म हुआ था हमें नहीं पता, वैसे ही हमारी रेस कब फॉर्म हुई हमें नहीं पता। पेबल्स अंडर माई टंग। पेबल्स का मतलब है यहाँ पे कि अभी हमें कौन सी लैंग्वेज बोलनी होती है, इंग्लिश। अभी हम इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, क्या वो हमारी लैंग्वेज है? नहीं। इसीलिए क्या है, प्रॉब्लम टू लर्न लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर। तो कॉलोनाइजर ने हमने कहा गुलाम बना के कि तुम हमारी लैंग्वेज सीखो, इंग्लिश वही बोलो। तो कह रहे पेबल्स अंडर माई टंग, कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे सीखना, बोलना और उसके साथ अपने कल्चर को डिफाइन करना। नेक्स्ट है, माई रेस बिगैन एज दी सी बिगैन। ये बात हो गई। तो यहाँ पे वो हमें बताना चाहते हैं कि हिज रेस बिगैन एज दी सी बिगैन। ये बात हो गई, जैसे सी शुरू होता वैसे। और सी यहाँ पे समंदर एक मेटाफर की तरह यूज किया जा रहा है अफ्रीकन रेस के लिए, यानी कि हमारी रेस को अभी क्या कहा जा रहा है, समंदर कहा जा रहा है, कि जैसे समंदर शुरू है वैसे हमारी रेस, तो हमारी रेस के लिए समंदर वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है, बट नाउ माई रेस इज हियर। वो कह रहे हैं पता नहीं कहां से आए कहां से नहीं आए हम, हमारा क्या नाम है क्या नहीं नाम है, लेकिन रियलिटी है कि आज हम यहाँ पे हैं। इन द सैड ऑयल ऑफ लेवेंटाइन आईज, इन द फ्लैग्स ऑफ इंडियन फील्ड्स।
ओके, इंडियन आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे इंडियन वो नहीं, भारत वाला नहीं, वो वेस्ट इंडीज वाला इंडियन। तो नाउ माई रेस इज हियर का मतलब है कि रेस अभी पता नहीं कहां से है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सैड ऑयल ऑफ लेवेंटाइन आइज का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि टीयर्स इन माई आइज, आइज कि अभी मेरी आंखों में आंसू है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल, क्योंकि आज जो ब्लैक पीपल है उनकी क्या कंडीशन है, कितनी बुरी कंडीशन में वो रह रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल आर स्लेव, उन्हें ज्यादातर लोगों को स्लेव बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया है। तो ये जो कंडीशन जब मैं देखता हूँ ना, सिचुएशन देखता हूँ अपने लोगों की, तो टीयर्स टीयर्स कम इनटू माय आईज, तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ। इन द फ्लैग्स ऑफ इंडियन फील्ड्स, वोल्कोट टेल्स हिज डेज बिगेन एज द सी बिगेन, ये बात हो गई, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे जो फ्लैग्स वाली बात है, इन द फ्लैग्स ऑफ इंडियन फील्ड्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज हमारी रेस कहाँ पे है? इंडियन फील्ड का मतलब इंडिया है ना, वेस्ट इंडीज वाला। फ्लैग का यहाँ पे मतलब है देश, नेशन। तो हम अब अभी कहाँ पे रह रहे हैं? ये जो इंडीज स्टेट है, देश है, कंट्री, यहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, इज थिंकिंग ऑफ हिज रेस बिकॉज ही कैन सी द कोलोनाइजर फ्लैग इन द इंडियन फील्ड्स। और जहां पे हमें लाया गया था वहां पे अभी किसका झंडा है? फ्लैग है जो कोलोनाइजर्स है उनका, यानी कि उनका यहाँ पे आज राज है। वोल्को टेल्स ही हैज प्राउड ऑफ हिज रेस, हर एक को होना चाहिए उसको अपनी रेस पे प्राउड है। अंटिल, प्राउड है या प्राउड था, ठीक है, यहाँ पे हमें कहना चाहिए कि प्राउड था। वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी रेस पे प्राउड है, और लेकिन प्राउड था, लेकिन क्यों प्राउड था, क्यों कह रहे हैं? अंटिल द यूरोपियन केम हियर, लेकिन उसके बाद यूरोपियन पीपल यहाँ पे आ गए, हमें गुलाम बना दिया, हमारा सारा प्राउड खत्म कर दिया। बट नाउ ही इज नॉट प्राउड, अभी प्राउड नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरीवेयर दे आर सप्रेस्ड बाय द कॉलोनाइजर, क्योंकि हमें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, हर एक चीज के ऊपर प्राउड था, लेकिन आज वो प्राउड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी हर एक चीज को सप्रेस, दबा दिया गया है। किसके द्वारा? कॉलोनाइजर के द्वारा। अच्छा लग रहा है ना? आप इंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को, नई चीजें सीख रहे हो, प्लीज लाइक जरूर कर देना। देखो, यही आप, मेरी ड्यूटी है कि आपको पढ़ाना अच्छी अच्छी चीजें। आप सिर्फ मेरे लिए बस एक छोटी सी ड्यूटी परफॉर्म कर दिया करो कि लाइक कर दिया करो, है ना? क्योंकि आप ही का लाइक है जो मुझे मोटिवेट करता है, और कुछ भी नहीं है। आई बिगैन विद नो मेमोरी, आई बिगैन विद नो फ्यूचर, कोई पुरानी याद नहीं है आज के टाइम पे, ना कोई फ्यूचर दिख रहा है। बट आई लुक्ड फॉर दैट मोमेंट, लेकिन मैं उस मोमेंट का इंतजार करता हूं। किस मोमेंट का? व्हेन द माइंड वाज हार्व्ड बाय अ होराइजन। इसका भी दो तीन मीनिंग निकलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। विदाउट एनी मेमोरी ऑफ पास्ट ही वांट्स टू स्टार्ट न्यू लाइफ, ये तो बात आपको समझ आ गई कि पुरानी बातें अब नहीं मैं याद करना चाहता, मैं नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। लीव बिहाइंड मेमोरी, देयर इज नथिंग गुड इन दी मेमोरी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी मेरी मेमोरी में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है पिछले 100 साल, 50 साल, 200 साल में हम तो गुलाम रहे हैं। कोई अच्छी मेमोरी याद ही नहीं आती है, कोई अच्छी मेमोरी है ही नहीं, तो मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। वन वॉन्ट्स टू रिकॉल मेमोरीज इफ देयर इज समथिंग गुड हैपेंड इन द पास्ट। वो कह रहा है कि मेमोरी, आप तभी चीजों को मेमोराइज करते हो ना, याद करते हो बैठ के कि यार वो टाइम कितना अच्छा था, ऐसे कहते हो ना। बुरी चीजें तो याद नहीं करते, तो मैं क्यों याद करूं? डू नॉट वॉन्ट टू इमेजिन फ्यूचर, मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि फ्यूचर कैसा होगा। माइंड वॉज हार्व्ड, इसका मतलब क्या है? हार्व्ड का मतलब यहाँ पे ये है HALF, वो वाला हाफ का फिर हार्व्ड बना है, हाफ आधा करना। माइंड का मतलब क्या है यहाँ पे? लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूं, जब क्या होगा, जब यहाँ पे जो आधे लोग हैं, हाफ ऑफ पीपल विल गो बैक टू देयर कंट्री। हाफ कौन से? क्योंकि आज के टाइम पे आधे लोग कौन है? आधे कॉलोनाइज्ड हैं, आधे कॉलोनाइजर हैं, आधे गुलाम है, आधे जो स्लेव है ना, स्लेव है आधे, और आधे मालिक है। वो कह रहे हैं कि ये जो मालिक है, यूरोपियन पीपल, वाइट पीपल, जब ये वापस चले जाएंगे, मैं उस मोमेंट का इंतजार करता हूं कि वो एक अच्छा दिन होगा। फिर वो ये क्यों चाहता है कि वापस चले जाए? वो कह रहे हैं कि आज के टाइम पे ना जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो कॉलोनाइजर, दूसरे कॉलोनाइज्ड, और ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, इसी तरीके से है। वो कह रहे हैं कि मुझे इनके लिए भी बुरा लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि दे हैड टू लीव बिहाइंड देयर होमलैंड, क्योंकि ये भी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी वापस चले जाएं, हम जहां पे, जहां से आए थे वहां वापस चले जाएं, या फिर यहाँ पे आजाद रहें। तो मैं उस चीज के मूवमेंट को इंतजार करता हूँ। लेकिन वो हताश होके कहते हैं, आई हैव नेवर फाउंड दैट मोमेंट, लेकिन अभी तक मुझे वो मोमेंट नहीं मिली है। व्हेन द माइंड वाज हार्व्ड बाय अ होराइजन, है ना, यानी कि आधे आधे लोग चले जाएं। फॉर द गोल्ड स्मिथ फ्रॉम
Benteris, the stone cutter from Kenton, as a fish line sinks the horizon, sinks in the memory. तो अभी वो कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसी चीजें हुई हैं, वो मोमेंट अभी तक आया नहीं है और हर एक इंसान यहाँ पे दुखी है. कंडीशन ऑफ ऑल पीपल इज बैड, हर एक इंसान दुखी है. वेदर दे आर गोल्ड स्मिथ, यानी कि सुनियार कहते हैं, उसका काम करता हो, या स्टोन कटर का काम करता हो, हर एक यहाँ पे इंसान दुखी है. हर एक इंसान कोलोनाइजेशन के बाद दुखी. क्यों? रीजन क्या है? रीजन इज कोलोनाइजर. कोलोनाइजर जिसने हमें गुलाम बना के रखा है. तो दिमाग में बात आती है कि एक जो सोने का काम कर रहा है वो इंसान तो सुखी होना चाहिए ना, गोल्ड का काम करता है, चाहे आजाद हो गुलाम हो. वो कह रहे हैं दे कुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल अर्लियर. वो कह रहे हैं कि पहले ये इंसान भी ना, जो होते थे, अमीर थे, क्या जो भी थे, जो हमारे इंसान थे, ब्लैक पीपल थे, वो खुश थे क्योंकि अपने अकॉर्डिंग काम कर पाते. लेकिन जब से कॉलोनाइजर आ गए हैं तो कॉलोनाइजर उन्हें डिक्टेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या क्रिएट करना है, क्या करना है. मैं आपको समझाता हूँ कैसे. क्या हम लोग इस वजह से दुखी थे जब हमें गुलाम बना के रखा गया था कि हमें खेती करनी पड़ती है या खेत में काम करना पड़ता है? नहीं, पहले भी तो हम यही किया करते थे ना, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जो व्हाइट पीपल थे, अंग्रेज थे, वो हमें ये बताते थे कि तुम्हें इस चीज की ही खेती करनी है, उस चीज की ही खेती करनी है. तो हम काम वही कर रहे थे लेकिन हमें काम उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता था, तो इस वजह से हम दुखी थे. Thus, his search for a past previous to colonial history is futile. यानी कि इसीलिए वो कह रहा है सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी याद करना. वो कहते हैं कि एक्सोटिक सिटीज ऑफ बनारस, इंडियन, कैंटन, बेनिन, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी सिटीज थी जहां पे जिनका बहुत बोलबाला था दुनिया में. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे व्हाइट पीपल आ गए और सब कुछ क्या हो गया, फ्यूटाइल हो गया, व्यर्थ हो जाता है. नेक्स्ट है हैव वी मेल्टेड इनटू अ मिरर. क्या हम सिर्फ उन्हीं की बातें करना शुरू कर दी हमने? लीविंग आवर सोल बिहाइंड, क्या हम अपनी आत्मा छोड़ चुके हैं? अभी हम आजाद होने की सोचते भी नहीं है. द गोल्ड स्मिथ फॉर बनारस, बनारस से जो गोल्ड स्मिथ आया करते थे. द स्टोन कटर फ्रॉम कैंटन, द ब्रॉन्ज स्मिथ फ्रॉम बेनिन, क्या ये सारे लोग अपनी आत्मा बेच चुके हैं या ऐसा कुछ है? वो कहते हैं वी आर लिविंग लाइक वी हैव नो सोल. हम ऐसे रह रहे हैं कि जैसे वी पुट बिहाइंड आवर सोल्स, हमने अपनी आत्माएं छोड़ दी हैं. क्योंकि आत्मा छोड़ने का मतलब है क्योंकि हम अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाते. वी कैन नॉट फुलफिल आवर डिजायर्स, हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते. हम सिर्फ किसकी डिजायर पूरी करते हैं? जो व्हाइट पीपल है. एवरीबॉडी हैव सेम कंडीशन. वो कह रहे हैं हर एक की कंडीशन सेम है, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो बनारस का, चाहे स्टोन कटर हो कैंटन का, चाहे ब्रॉन्ज स्मिथ हो बेनिन का. हर एक जगह पे, चाइना में, इंडिया में, हर एक जगह पे. His race of people came from countries across the colonized world. वो कह रहे हैं कि अभी जो कैरिबियन सी में हम सभी लोगों को बंद करके रखा है ना, हम जो गुलाम लोग हैं, हम कौन कौन है यहाँ पे? वो कह रहे हैं लोगों को लाया गया बनारस इंडिया से, है ना, कैंटन चाइना से, बेनिन से, हर एक जगह से लोगों को लाया गया है. एंड ऑल दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरीज, और हम सभी अपनी मेमोरी, अपनी सोल, आत्मा खो चुके हैं. ओके, और अपने घर को याद करते हैं. नेक्स्ट है a sea eagle screams from the rock and my race began like the osprey with dead cry, dead terrible vowel, dead. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी जो रेस है ना वो चिल्लाती है. कैसे? जैसे एक पक्षी, है ना, एक पक्षी दूसरे, आप कह लो किसी मछली को, कह लो किसी मछली को जब वो खाता है तो वो मछली उसके मुंह के अंदर है, तो उस टाइम जो उसकी चीख होती है वो चीख हम, वो कह रहे हैं कि हम वो चीज फील कर रहे हैं. द कैरिबियन पीपल हैव बिगन टू क्राई लाइक ऑस्प्रे, ऑस्प्रे की तरह हम क्राई करते हैं. दे हैव बिगन टू अडॉप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, हमने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया है. एंड हियर स्टार्टेड फॉरगेटिंग देयर ओन हिस्ट्री, और हम अपनी हिस्ट्री को भूल रहे हैं. एंड देयर नेम्स जस्ट रिटन ऑन द सैंड विच विल इरेज्ड सून बाय द सी. वो कह रहे हैं कि हमारे नाम, हमारी कंट्री के नाम, चाहे बनारस से, चाइना से, कहां से हो, हमारे कल्चर, लैंग्वेज, हर एक चीज क्या है, सैंड के ऊपर, जैसे रेत के ऊपर लिखा हुआ नाम है, और जल्दी आप कह लो कि पानी आएगा उसे मिटा देगा. ओके. और ऑस्प्रे क्राई वो यूज करते हैं उस टेरिबल कंडीशन को शो करने के लिए जिसमें हम हैं. इसका डिक्शनरी मीनिंग देख लो ऑस्प्रे का. अ लार्ज फिश ईटिंग बर्ड, जो बहुत बड़ी मछली एक बर्ड को खाती है. और प्रे विद लॉन्ग नैरो विंग्स एंड अ वाइट अंडर साइड एंड क्राउन फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसे ऑस्प्रे कहते हैं.
इसका मैं आपको और एग्जांपल दूं, ओस्प्रे छोड़ो, आपने वो देखा है कभी कि एक जो सांप है, जब एक सांप एक मेंढक को खाता है, एक फ्रॉग को खाता है, आपने वो आवाज सुनी होगी अगर आप गांव में रहते हैं। तो उसके मुंह में जब मेंढक होता है ना, जब वो अभी अलाइव होता है, मरा नहीं होता, तो उसकी जो चीख होती है वो चीख हमारी है। ये एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट है सी ईगल वाली बात है ना। ओके, विद दैट क्राई, सो ओके, तो ये क्राई आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वो लिखते हैं बिहाइंड अस ऑल द स्काई फोल्डेड, हमारे पीछे सारा स्काई ना फोल्ड हो चुका है, यानी कि हमारे पीछे सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। एज हिस्ट्री फॉल्स ओवर अ फिश लाइन and the form foreclosed with nothing in our hands. The history of colonized is erased and buried, है ना, जो हमारी हिस्ट्री थी वो बरी यानी कि उसे दबा दिया गया, इरेज हो चुकी है। They do not care so much as the colonizer is recording things and keeping them in the archives. अभी हिस्ट्री कौन, हमारी हिस्ट्री को भी कौन लिख रहा है? हम तो लिख नहीं पाते, हम क्योंकि आजाद थोड़ी कि अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे, वो ही हमारी हिस्ट्री लिखते हैं। In the European culture, naming is an important ceremony. The colonizer forces the Caribbean to follow their system. और हमारी हिस्ट्री खत्म होने का मतलब ये है कि हमारी कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी चीजें अभी कॉलोनाइजर कह रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश में बात करो, वेस्टर्नाइजेशन करो अपना, वो वैसे ड्रेस पहनो, सब कुछ करो, तो हमारी हिस्ट्री इरेज हो चुकी है। नथिंग इन आवर हैंड्स, हमारे पास कुछ नहीं बचा। But this stick to trace our names on the sand, which the sea erased again to our indifferences. लेकिन वगैरह हमारे पास बस एक ही स्टिक बची है और उससे हम अपने नाम बार बार लिखते हैं सैंड के ऊपर, लेकिन वो बार बार इरेज होते चले जाते हैं। तो ये हमारी सिचुएशन है आज के टाइम के ऊपर। सेकंड सेक्शन हम सेकंड उसमें अभी जो आप कह लो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे, आप देख लो ऐसे है। एंड व्हाई दे नेम दिस बेज, इस तरीके से पूरा अभी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लिख के जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।